गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोट-सेवरेट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। तो ये उन दोनों से थोड़ी डिफरेंट है और आपने इस तरीके की पहले अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक स्टेप आपको समझना है और इसमें हमें वैल्यू पुट करते जाना है और बाद में फिर आपको पता है बायोट-सेवरेट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो स्मॉल एलिमेंट के लिए आएगा। फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। बायोट-सेवरेट्स लॉ का क्या कहता है, वेक्टर फॉर्म के लिए म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। आपने ये दोनों ही फॉर्मूलाज किए हुए, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते हैं, जो इससे पहले के दो डेरिवेशंस में हमने किया, हम सबसे पहले एक dl लेते हैं, जो जिसके लिए भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हम एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं dl और डिस्टेंस देखते हैं, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस यहाँ पुट करते हैं और ये एंगल चेंज करते हैं थीटा। थीटा हम मोस्टली अभी तक जितने केस हुए हैं सब में 90 डिग्री आ गया था, यानी साइन थीटा साइन 90, यहाँ वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 आ गई थी। तो हमें सिर्फ dl का इंटीग्रेशन करना पड़ता था और यहाँ डिस्टेंस चेंज करना पड़ता था, बाकी सब क्या रहता था, कांस्टेंट। तो अभी तक हमने यही प्रोसेस किए थे। हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट की थी, dl की, साइन थीटा की और r की। तो अब ऐसा ही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। हमें भी यहाँ पहले dl फिर साइन थीटा देखना है कि 90 डिग्री एंगल आ रहा है या नहीं, और डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए नाम है इस डेरिवेशन का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ये कहीं ना कहीं यहाँ से किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट जा रहा होगा, सपोज ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इसको हम इमेजिनरी मान के चल रहे हैं तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें करंट जा रहा है x टू y, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके पास भी पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और बाद में कहेंगे जो इस पॉइंट P पर है यानी यही इस पूरे का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही तो करते हैं। अगर आपको सर्कुलर कॉइल के लिए निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ सरफेस पे एक पॉइंट P ले लिया कि हाँ इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसी कंप्लीट सर्कल का हो गया। ऐसे ही एक्सिस के लिए लेना हो तो एक्सिस पे ले लिया। तो हमें एक पॉइंट P कंसीडर करना पड़ेगा जिस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर इसमें एक बार इस डायग्राम को शुरू से बनाती हूँ, पहले इसलिए बनाती हूँ नीट एंड क्लीन आप अच्छे से देख सको एक बार समझने के लिए। यहाँ पर x से y करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। अब यहाँ कहीं पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl, और dl से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, r वेक्टर। इस पॉइंट को हमने और ज्यूम कर लिया, इसको P और इसको C। तो अब हमें इस dl और r के बीच का सबसे पहले एंगल देखना है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल के लिए किया, उसमें आपने राइट हैंड पाम रूल समझा था। मैंने तुम्हें पाम रूल बताते वक्त क्या कहा था कि ये जैसे तुम्हारी पाम है, एक हथेली है तुम्हारी, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है ये किसकी डायरेक्शन हो गई, आपकी करंट की। जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल होती हैं, अगर आप इसे बिल्कुल कर्ल कर दो तो ये राइट हैंड थंब रूल बन गया। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी इसको एक पॉइंट के लिए देखो तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, r वेक्टर की, यानी पोजीशन वेक्टर की। और इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हर पॉइंट पे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज
और लास्ट में आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी शेप ले लेगा, सर्कुलर फॉर्म। तो वो कंप्लीट के लिए हो गया थंब रूल के लिए, सिर्फ एक पॉइंट के लिए आप अगर बतानी हो तो ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और जो हमने सर्कुलर रिंग लिया था उसमें हमने कहा था कि रिंग ऐसे हो गया, मान लो ये सर्कुलर रिंग है, ये डीएल है, ये आर। अब आप इसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो या ऐसे रखो, हर केस में डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, सेम, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो वहां 90 डिग्री यानी साइन मैक्सिमम हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब आप देखो ध्यान से, तो अब आपका ये डीएल है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये डीएल है और आर परपेंडिकुलर के लिए तो ऐसा होना चाहिए, बट अब आर ऐसा हो गया शिफ्ट। तो क्या अब ये एंगल डीएल और आर के बीच का 90 डिग्री रहा, नहीं। ऐसे था तो ऐसे अगर हाथ घूम रहा है तब तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आप इसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो या ऐसे देखो, किसी भी पोजीशन में देखो तो आपका एंगल कितना है, 90। लेकिन अब ये हाथ इस तरीके से नहीं घूमा, अब ये हाथ ऐसे घूम गया, तो अब ये एंगल कितने का हो गया, 90 से कम, मतलब चेंज हो गया, 90 नहीं है। तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल अब 90 से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मीन्स थीटा अब हमारा 90 नहीं है, तो हम यहाँ पर 90 नहीं पुट कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने उसे अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये एंगल कितना आ रहा है, डीएल और आर के बीच का कोई थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है। और ये इस पॉइंट पी के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 5, ठीक है। यहाँ पर भी बना देते हैं, ये सेंटर पॉइंट के साथ डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा, और पॉइंट पी के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये हमने कितने का अज्यूम कर लिया, 5 का। तो ये छोटी सी एक ट्रायंगल बन रही है, ये आपको समझ में आ गई। अभी तक क्या किया हमने, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, और करंट फ्लो हो रहा था तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, और उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी, और डीएल और आर के बीच में एंगल अब 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कुछ डिफरेंट एंगल बन रहा है, उसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया। और वो पॉइंट पी के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 5, एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो क्या हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले तो थीटा 90 आ जाता था, लेकिन अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ 5 की टर्म में। क्यों, क्योंकि आपको कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पर, और पी पर कौन सा एंगल बन रहा है, 5। तो आपको थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 5। तो आपने देखी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स थीटा प्लस 90 प्लस 5 किसके इक्वल होने वाला है, 180। यानी थीटा प्लस 5 किसके इक्वल हो गया, 90, या फिर थीटा किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस 5। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ राइट कर रखी है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 5। तो आप साइन थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस 5, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 90 से अब कम हो चुका है एंगल, कितना कम हो गया, 5। और साइन 90 माइनस 5 बच्चों किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, कोस 5 की। तो अब आप साइन थीटा की जगह 1 नहीं पुट करोगे, क्योंकि आपकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं आई, 90 नहीं आई, आप साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे, कोस 5। एक वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद हमें आर और डीएल की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आपको तीनों साइड्स गिवन है, तो आप कोई भी मतलब एक साइड, और एंगल भी गिवन है, तो आप कोई भी एक साइड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करके। तो हम क्या करते हैं, साइन 5 फाइंड आउट करना है हमें, साइन 5 की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है, लेकिन आप साइन 5 फाइंड आउट करोगे तो आपको कोस 5 भी मिल जाएगा, ठीक है। पहले साइन 5 फाइंड आउट करते हैं। साइन 5 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिस पर 5 बन रहा है, जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका क्या होगा, बेस। जिस पर 90 बन रहा है वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर, और ये साइड आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो देखते नहीं है कि एंगल कौन सा है। आपको फाई लेना है तो फाई और 90 डिग्री जिस पर बन रहा है वो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन फाई किसके इक्वल होता है, या साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर कितना है, ये साइड। अब इसको हम डीएल तो नहीं लेंगे, हम इसको थोड़ी बड़ी लेंथ है तो इसको एल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 8। समझ में आ गई साइन फाई की वैल्यू, कई बार हम पहले भी कर चुके हैं। और कोस फाई की, कोस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए अपॉन आर। तो अब आपको यहाँ पर बाद में साइन फाई की भी अभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेन आप पहले कोस फाई राइट करोगे। क्यों, क्योंकि एक कोस फाई आपके पास पहले आ चुका है, तो आप सोच रहे हो कि आगे भी जो वैल्यू आ रही है वो भी हम कोस फाई की टर्म में करें, ताकि कहीं ना कहीं कोस फाई या तो एक साथ हो जाए या तो कैंसिल हो जाए। तो हम आर की वैल्यू देखो, हम ये भी ले सकते थे एल बाय साइन फाई, और ये भी ले सकते हैं ए बाय कोस फाई, दोनों से ही आर की वैल्यू आई है। बट हमने कौन सी चूज की, ए अपॉन कोस फाई। क्यों, क्योंकि पहले भी कोस फाई आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, आर आ गया साइन थीटा डीएल। डीएल मीन्स आप पहले एल पे ध्यान दो। एल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू को, तो आर से आर तो देखो क्या हो गया, कैंसिल। और क्या बच गया, साइन फाई अपॉन कोस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट फाई। और क्या बच गया, एल अपॉन ए। समझ में आ रही है वैल्यू, तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो गया, एल अपॉन ए। पढ़ गई ना साइन फाई की जरूरत। इसका मतलब एल किसके इक्वल हो गया, ए टेंजेंट फाई। आप अब कहोगे बच्चे की सीधा एल की वैल्यू आर साइन फाई क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ भी आर हो जाता और पहले भी हम आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो घूम फिर के बात तो यही आनी थी। तो इसीलिए हमने इसको आर की टर्म में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एल की ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें एल नहीं चाहिए, हमें डीएल चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे एल को। एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डीएल, ए कांस्टेंट है, और टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। क्योंकि दोनों साइड अलग अलग वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर लेंथ को कर रहे हैं, इधर एंगल को कर रहे हैं, तो दोनों की डिफरेंशियल टर्म भी आएगी, इधर डीएल और इधर डी फाई। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आपके पास डीएल भी आ गया, साइन भी आ गया, थीटा साइन थीटा, और आर भी आ गया, ठीक है। अब बस इन सभी वैल्यूज को पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, म्यू नॉट आई रह गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, म्यू नॉट आई डीएल की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। तो ए भी पुट कर दिया, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा ये बाद में लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। म्यू नॉट आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कोस फाई। समझ गए आप, म्यू नॉट आई डीएल की जगह ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और साइन थीटा की जगह कोस फाई, और डिवाइड में 4 पाई आर की जगह क्या पुट कर दिया, ए अपॉन कोस फाई, यानी आर पूरे का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बार यहाँ देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई कोस फाई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, सीकेंट थीटा के। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई या थीटा जो भी एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई। तो इसको हमने इस तरीके से राइट कर दिया। अब सीकेंट स्क्वायर फाई से देखो, सीकेंट स्क्वायर फाई क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया, हमने आर ऐसा क्यों लिया था, ताकि बाद में कोस फाई सेम टर्म है तो कहीं ना कहीं कैंसिल होने के चांसेस हैं, क्योंकि आर डिवाइड में है, साइन थीटा ऊपर है, ठीक है। तो ये टर्म आ गई, और एक ए से एक ए भी कैंसिल। क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
ए और cos फाई और डी फाई। तो अब इससे ज्यादा ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं dp, और इधर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, cos फाई का विद रिस्पेक्ट टू फाई। लेकिन एंगल चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कंडक्टर है। यहाँ तो हमने छोटी सी एक ट्रायंगल अज्यूम कर ली थी, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा है। तो इसका पॉइंट P पर ऊपर की साइड से एंगल और नीचे की साइड से एंगल जो बन रहा है, नीचे की साइड से हमने अज्यूम कर लिया फाई 1 और ऊपर की साइड से हमने अज्यूम कर लिया कितने का एंगल बन रहा है, फाई 2। तो फाई 1 नीचे बन रहा है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया इसके आगे, माइनस फाई 1 टू फाई 2। इसमें हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, लिमिट, तभी जाके पूरे कंडक्टर का क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, लेकिन लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन ये आया फॉर्मूला, आपको पता है फिजिक्स में डेरिवेशन इतनी मेहनत कर रहे हो आप तो स्पेशल केसेस भी कुछ करने पड़ते हैं। तो वो स्पेशल केसेस मैं यहां कर देती हूँ, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आपको दिख रहा है एंगल्स, ये एंगल चेंज करते जाने हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं केस 1 में कि ये जो पॉइंट P है ये बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में है, x और y के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कितने के इक्वल हो गए बच्चों, 90 डिग्री के। सबसे मिडिल पॉइंट पे है ये पॉइंट P। अभी तो ये एंगल ज्यादा लग रहा है, ये कम, तो हमने ऐसा ही अज्यूम किया था। अब वो कह रहा है मान लो ये पॉइंट P बिल्कुल सेंटर पे है, यानी इस साइड भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा और इस साइड भी 90। तो वैल्यू पुट कर दो, फाई 2 भी 90, फाई 1 भी 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, और 2 से ये कितने पे कैंसिल, 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया सबसे मैक्सिमम, दैट मीन्स 2 पाई ए। तो ये तो था जब P बिल्कुल सेंटर में था, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि सेकंड में वो किसी, ये जो पॉइंट P है वो किसी एंड के पास है, सपोज वो y के पास है या सपोज वो x के पास भी हो सकता है। तो अगर वो इसके पास है y के, तो इस केस में फाई 2 कितना हो जाएगा, 0, बट फाई 1 कितना हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम, यानी 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां पर ये कितना हो गया, 90, और यहाँ कितना हो गया, 0। तो अब फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90 और फाई 1 की हो जाएगी 0। उसके बाद यहाँ ये 90 यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे अगर आप x के लिए लेते तो, अगर आप ये पॉइंट P यहाँ अज्यूम करते तो आपका फाई 1 कितना हो जाता, 90, बट फाई 2 यहाँ के लिए कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो ये अपना स्पेशल केस, कोई भी एक चेंज कर दो आप, फाई 2 को 90 रख दो और इसको 0, या इसको 90 इसको 0, आंसर तो सेम आएगा। तो 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। समझ में आ गया। जब आप उसको किसी भी पॉइंट P को उसके पास रखो, ठीक है, पॉइंट P को परपेंडिकुलर टू एनी एंड, ठीक है, x और y। अब उसके बाद लास्ट केस है जब आप पॉइंट P को क्या करो, y या x के एक्सियल लाइन पे रखो, ठीक है। इस केस में भी आंसर सेम आने वाला है। तो आपने इसको कहाँ रख दिया, या तो y की एक्सियल लाइन पे या x। तो इस केस में आपका एक एंगल फाई 1, क्योंकि नीचे वाला एंगल फाई 1 है, ये तो 180 हो जाएगा, बट दूसरे वाला क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे ही सेम
इसमें भी आपका पास वाले का एंगल यानी फाई 2 का एंगल तो 180 हो जाएगा, बट फाई 1 का क्या हो जाएगा 0। तो कोई भी बात तो एक है, ये 180 ये 0 या ये 180 या ये 0, तो आपके पास क्या आने वाला है, साइन 180 की वैल्यू भी 0, साइन फाई की वैल्यू भी यानी साइन 0 की वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 0, मल्टीप्लाई होके मैग्नेटिक फील्ड केस थर्ड के लिए कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट इज इट फॉर टुडे।